सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम था, हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और पंप होता है उसका पार्ट। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, उसकी प्लेस के इनके बारे में, उसका वेट वगैरह। ठीक है, उसकी लाइनिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है। 3 लेयर्स होती है हमारे हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फिर हमने देखा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन भी हमने देखा था कि कहाँ से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आउट होता है और डीऑक्सीजनेटेड इन होता है। तो मेन हार्ट का जो काम होता है पंपिंग का। तो एक फोर्थ चार्ट है, इसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस डायरेक्ट ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है वो हमने देखा था। और फिर हमने इसका खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो कि उसको स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट को उसकी कॉन्ट्रैक्शन में। तो वो उसका अपना एक कंडक्शन सिस्टम है, उसके बारे में हमने देखा था। वॉल्व्स जो पढ़े थे हमने, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो वेरियस आर्टरीज, और हमने वेना केवा की बात करी थी, मसल्स की बात, पेपिलरी मसल्स की बात की थी, ओवा फॉसिलिस। फिर हम ब्लड पे आ गए थे। ब्लड होता है हमारा लिक्विड पार्ट होता है और जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स जो थे, प्लाज्मा जो था, पहले हम देख लेते हैं। प्लाज्मा में वाटर 90% होता है और उसके अंदर हमारे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर एक ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी में मदद करते हैं। सॉलिड पार्ट बनता है सेल्स से, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और वो हीमोग्लोबिन उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ग्लोबिन और जो एक प्रोटीन से बनते हैं, और आयरन जो कि हेमेटीन से जो इनका बनता है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स से, जिसमें कि हमारे 2 तरह के थे, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरह के थे, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल। फिर एक ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे, जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं उसमें। और लिम्फोसाइट्स में फिर हमारे इम्यूनिटी में मदद करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर प्लेटलेट्स बेसिकली हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस में जो हमने देखा था कि किस तरह से ये होता है। आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। जो हमारा दिल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि किसको कितना टाइम लगता है, ये हमने देखना था। ठीक है, तो जो हमारा इसमें 2 पार्ट होते हैं कार्डियक साइकिल में, क्योंकि उसको, हार्ट को जो है ब्लड पंप करना होता है, तो इसके लिए वो सिकुड़ता है फिर फैलता है। ये हमारी बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। जब हमारा हार्ट जब भी ब्लड को पंप करता है, तो इसके जो इवेंट्स होते हैं, जिसको कि हम सिकुड़ना और फैलना कहते हैं, ये सारे मिलके एक सीरीज होती है इवेंट्स की, ये मिलके बनाते हैं कार्डियक साइकिल। तो जब हमारा एक हार्ट बीट जो होती है, उसमें लब डब, उसमें हार्ट सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो हम देखते हैं यूजुअली कि 1 मिनट में जो हमारा दिल जो धड़कता है, वो उसमें हमारे जो है 60 टू 80 कार्डियक साइकिल हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में मतलब 60 बार जो है, 60 टू 80 उसका हो जाते हैं। और एकदम जो एक्यूरेट माना जाता है वो 72 मानते हैं हम। ठीक है, तो 1 मिनट में मतलब 60 मिनट्स, 60 सेकेंड में दिल जो है कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो एक साइकिल में
ठीक है, 72 टाइम्स मतलब जो 72 बार जो धड़का, तो जो एक बार जो धड़कने में उसे कितना समय मिला, तो हम उसको देखते हैं, वो उसको समय लगता है 1 मिनट में। जो कितनी बार धड़का, 72 बार। तो इसको अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे, तो जो एक बार के धड़कने में वो 1 सेकंड से भी कम का समय लेता है। कितना, 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में वो सिकुड़ता है, फैलता है, फटाफट ये होता है। आप कभी देखते हो ना कि जो हम कहते हैं दिल धक धक कर रहा है, एक्चुअली में वो लब डब की आवाज होती है। लब और डब वो कॉम्बाइन ही होता है। तो 1 मिनट में 72 बार वो साउंड आती है, और इतने में सिकुड़ भी जाता है, फैल भी जाता है। अब हमने देखा था कि जो हमारा यहाँ पर हमारे जो पहले एट्रियम में जो हमारा ब्लड आया था ऊपर से, है ना, फिर डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बाहर निकला, साफ होके फिर दूसरे वेंट्रिकल में आया, नीचे एट्रियम में आया, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में जाने के लिए तैयार हो गया। वो सीरीज हमें याद है। तो इसमें जो होता है, हम देखते हैं कि जो हमारे जो जो एट्रियम का जब वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें टाइम लगता है कितना, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। और जो वेंट्रिकल्स का जो और जो उसको फैलने में, मतलब इतनी देर उसने एकदम से सिकुड़ के ब्लड को बाहर निकाल दिया, फिर वो रिलैक्स करता है, इतने में उसका ब्लड धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वो कितना होता है, 0.7 सेकेंड। और जो वेंट्रिकल सिकुड़ता है ब्लड पंप बाहर निकालने के लिए, वो उसका होता है 0.3 सेकेंड में, एकदम से उसको बाहर निकाल देता है। और वो जब रिलैक्स करता है, एटीएम से नीचे जो उसका ब्लड भरता रहता है, वो लेता है 0.5 सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की सीरीज को वो देखते हैं, तो 0.8 सेकेंड्स ही हमारा एसेट बनता है। तो क्या होता है कि हमारे सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एटीएम तक पहुंचता है। और दूसरी तरफ जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो हमारी पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। तो जब ये पहुंच जाता है, तो वहां पर फिर जब भर जाता है, तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स ओपन हो जाते हैं, और वो ब्लड नीचे जाना शुरू कर देता है वेंट्रिकल्स में। और ऊपर जो है ऐसे नोड था ना हमारा, वहां से वेव शुरू होती है, और वो वेव कहती है कि भैया सिकुड़ो और नीचे ब्लड भेजो। तो वो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इस प्रोसेस को लेने में लगता है 0.1 सेकेंड। और इतने में वेंट्रिकल्स जो है भर जाते हैं। ठीक है। फिर जो होता है, फिर हमारे जो वेव होती है ऐसे नोड से, एवी नोड मैंने बताया था, हमने देखा था पिछली बार, पीछे स्लाइड है, एवी नोड तक पहुंचती है। फिर वहां से वो वेंट्रिकल मसल्स को, इतने में आपका जो है जो भर रहा होता है, ठीक है, इतने में जो वेंट्रिकल मसल्स को मैसेज पहुंचता है एवी नोड से, फिर एवी बंडल और पुरकिंजी फाइबर से, बंडल और हिज से, कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर कहाँ से ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में 0.3 सेकेंड लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन का था दोनों का। ठीक है। और एक जब होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ये दोनों रिलैक्स करते हैं, एट्रियम भी जब रिलैक्स कर रहा होता है, ये दोनों जब रिलैक्स कर रहे होते हैं एक साथ ही, वो टाइम होता है 0.4 सेकेंड का। फिर से दोनों रिफिल होना शुरू हो जाते हैं इस रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड बाहर निकलता है। तो ये हमारा पूरा क्या बनता है, कार्डियक साइकिल। ओके, यहाँ देखोगे, एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 का सेकंड भरा, तो उन्होंने तुरंत निकाल दिया। फिर वेंट्रिकल सिस्टम में 0.3 सेकंड। और दोनों कंप्लीट कार्डियक साइकिल में दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल जब होते हैं, वो कितना टाइम ले लिया उन्होंने, 0.4 सेकंड। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर सबको मिला लेते हैं तो कितना समय होता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड ये हमारे पूरे एक जो है हार्ट बीट बन जाती है, या हार्ट साउंड जो हम कहते हैं, जो कि आप उस स्टेथोस्कोप को लगा के सुनते हो, लब डब की आवाज होती है, धक धक नहीं होती, लब डब की आवाज होती है। लब जो होती है वो आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की होती है, और डब जो होती है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की होती है। ठीक है।
फिर हम मैडम देखेंगे एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना सिस्टोलिक डायस्टोलिक का। हाँ जी, एक क्या बार थोड़ा सा और समझाइए ना। नहीं समझ आया क्या किसी को? हाँ, थोड़ा वो कंफ्यूजन है। हाँ, आप यहाँ बताओ पे क्या कंफ्यूजन है? एट्रियल सिस्टोलिक और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक का थोड़ा सा। फिर तो मुझे पूरा ही मतलब मुझे लगता है दोबारा से ही सारा ही समझाओ। आप लेट ज्वाइन करे हैं? नहीं हम्म, मैडम, नहीं अच्छा। लेट नहीं हुई। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। ठीक है। अब यहाँ पर जो देखोगे, यहाँ पर दोनों इस पिक्चर को देखोगे, जो ऊपर है डायस्टोल हो रहे हैं, दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। तो ऊपर वाले एट्रियम में भी, और नीचे वाला तो रिलैक्स है ही, ऊपर वाला में जो है ब्लड ये भी रिलैक्स हो रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है। एवी नोड से मैसेज जाता है। ये जब भर इतने में भर रहे होते हैं दोनों एट्रियम, इधर जो है इसको कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड नीचे सारा चला जाता है, 1 सेकंड का ये होता है। इतने में सारा जो है ब्लड भर जाता है। जब यहाँ पे भर जाता है तो उससे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे भी पहले ये रिलैक्स हो रहा होता है, वो टाइम भी इंक्लूड ही हो रहा होता है। फिर जब ये यहाँ पर भर जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। उसका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है पॉइंट, यहाँ पर 0.1 सेकेंड हो गया एट्रियम का। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है दोनों वेंट्रिकल्स में भर गया। जब वो दोनों भर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका ब्लड बाहर जाता है। इसको भरने में जो है आपका टाइम लेता है 0.3 सेकेंड। इतने में दोनों एट्रियम में वहां पर वो रिलैक्स होके फिर से भर रहे थे, वो टाइम चल रहा था। ठीक है। मतलब क्योंकि उसको एक साइड से दूसरे साइड में ब्लड फेंकने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ता है, बराबर है। और वो एक खाली साइड, होने के बाद रिलैक्स एक होता होगा साइड, और वो टाइम। साइड हाँ, कौन सा बोलोगे आप? अ, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, उसको भरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, फिर वो राइट, सॉरी लेफ्ट आर्टेरीज में, नहीं सॉरी, लेफ्ट एट्रियल में जाएगा। ओके, तो वो जो रहेगा लेफ्ट उसको अपन। एट्रियल में बेटा डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, वो तो लंग्स के पास चला गया साफ होने के लिए। डायरेक्ट थोड़ा ना इनमें कोई कनेक्शन है। आपको ये मैंने चीज पहले बताई थी, भूल गए हो आप? याद बस है अभी, वो, अभी हाँ थोड़ा सा हाँ। बोलते हुए वो राइट याद है एट्रियम से मुझे। ऐसे गया, राइट एट्रियम में जब भर रहा था, फिर कॉन्ट्रैक्शन होके वेंट्रिकल में गया, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ लंग्स के पास गया। इतने में यहाँ पे जो राइट एट्रियम जो भरा था फिर वो वहां पर वेंट्रिकल को गया। यस यस। तो ठीक है। यहाँ डिस्टोलिक और सिस्टोलिक का कहाँ हो रहा वो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोलिक है। कॉन्ट्रैक्शन एक ओके, मिनट का हुआ, बाकी के 7 मिनट तो ये रिलैक्स हो रहा है ना, यस यस यस, वो डायस्टोलिक है। वो डायस्टोलिक है। जो यस वेंट्रिकल यस 3 मिनट 3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सिस्टोल था। बाकी के जो 4 मिनट थे वो रिलैक्स हुआ है। ठीक है। यस 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 हाँ। यस, थैंक यू मैडम, थैंक। ओके। हाँ। तो वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन साइड बाय साइड इस तरह से चल रहा होता है। ओके। या ये पूरा एक साइकिल है। ये जब यहाँ पर सिस्टोल हो रहा है तो बाकी के टाइम ये पूरा एट्रियल क्या हो रहा है, रिलैक्स भी तो हो रहा है। ये यस पूरा मान के चलोगे। ठीक है। और जब वेंट्रिकल ये सिर्फ सिस्टोल 3 सेकेंड के लिए है तो यहाँ पर भी इसका पूरा रिलैक्सेशन है। कितना हो गया ये? 4। ठीक है। 4 नहीं, ये 5 होता है। इस समय भी इसका हो रहा होता है, इस समय भी यहाँ पर इसका वेंट्रिकल का होता है, ये कंप्लीट उसमें आता है। ठीक है। यहाँ पर इसकी पिक्चर को दिखाई है, लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों कंबाइन रूप में दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं 4 सेकेंड के लिए। लेकिन इस टाइम पर भी वेंट्रिकल जो है डायस्टॉल हो रहा है, और जब वेंट्रिकल सिस्टॉल हो रहा है उस समय भी एट्रियम जो है वो डायस्टॉल हो रहा है। ओके, इज इट ओके? आगे चले। यस यस। अब हम कार्डिक आउटपुट की बात करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करेंगे। जो जितना भी हार्ट से हमारा जो कितनी क्वांटिटी ब्लड जो है बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट।
जब कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो वेंट्रिकल से जितना भी क्वांटिटी में ब्लड बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जब हमारे वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड निकलता है, अगर हम उसे उसको मेजर करेंगे तो जो भी उसकी जो वॉल्यूम आती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम, लिक्विड है तो वॉल्यूम ही कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट समझने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला को समझने के लिए पहले हम कार्डिक आउटपुट को देखेंगे। कार्डिक आउटपुट को हम क्या कहते हैं, वो हमारा जो होता है, ये लीटर को पर मिनट में हम मेजर करने के लिए इस तरह से हम कार्डिक आउटपुट इसको कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारे वेंट्रिकल से निकला, टोटल हमारा कार्डिक आउटपुट हो गया जो पूरे हमारे हार्ट से जो निकलता है। तो कार्डिक आउटपुट को जाने के लिए पहले हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, होता है हमारा, जो कि हमारे एक जो है वेंट्रिकल से जो बाहर, जो वेंट्रिकल से बाहर निकलता है वो होता है 70 ml। ठीक है, 70 ml हमारे वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर आता है। ओके, और हार्ट रेट कितना था हमारा पर मिनट, 72। एक मिनट में कितनी बार होता है, 72। तो जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml जो ब्लड हमारा बाहर निकला और हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 72 टाइम्स, वो जब हम करेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि हमारे जो जो हमारे एक मिनट में हमारे कार्डिक जो था कितना ब्लड को पंप किया। तो वो कितना हुआ हमारा, 70 × 72 ml में 50 40 ml, लगभग लगभग 5 लीटर। तो एक जो हमारा जो कार्डियक साइकिल था हमारा, उसमें हम 5 लीटर ब्लड जो है पूरा पंप कर देते हैं, एक मिनट में भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये 0.8 साइकिल तो 70 ml करेगा, और जो हमारा पूरा जो ये तो पूरा एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड का था ना, इसमें 70 ml हो गया हमारा ब्लड पंप। और हमारा जो एक मिनट में हम करेंगे तो 70 ml, उसका कितनी बार एक मिनट में कितनी बार करेगा ये 70 ml, 72 टाइम्स, है ना। और 72 टाइम्स इसको हम मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा 5 ml, ये हमारा कार्डिक आउटपुट होता है। ओके, उसके मैडम बाद जब वो पल्स रेट बढ़ता होगा, मतलब जब 80 तक जाता तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता क्या, मतलब मे बी, हाँ हाँ, हो सकता है। टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कब निकलेगा, जब वेंट्रिकल से जल्दी जल्दी जो है ब्लड बाहर आएगा, उसकी वजह से क्या होएगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, 72 की बजाय ज्यादा हो जाएगा, है ना, मोर देन 72। तभी तो जल्दी जल्दी ब्लड बाहर जाएगा ना, ज्यादा ब्लड जो है पंप करेगा। ठीक है, उसकी वजह से भी जब ब्लड पंप जल्दी जल्दी करेगा तो हमारे इफेक्ट आ सकता है हमारी आर्टरीज के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर जो है, अब हम उसको देखेंगे ब्लड प्रेशर को। क्या होता है ब्लड प्रेशर, एक्चुअली जो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जब ब्लड जो फ्लो करता है वो एक प्रेशर अप्लाई करता है, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड जो है कहाँ से बाहर निकला, बॉडी में जाने के लिए तो अयोटा पे ही आता है ना, अयोटा से निकला तो अयोटा के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, पुश करता है, और वो जितना प्रेशर प्रोड्यूस होता है एट्रियल सिस्टम में, पूरे बॉडी के एट्रियल सिस्टम में, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है एट्रियल ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीग्राम HG। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तब भी तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो जो ब्लड होता है वो हमारा डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर हम कहते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली हमारा रिलैक्सेशन वाले के टाइम पर होता है। ओके, इज इट ओके। तो हमारा जो एट्रियल जो एट्रियम में होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और वीनस में हमारा कम होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको बताया। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, जब हमारा जो अयोर्टा में, या जब हमारा जो है ब्लड पंप होता है तो वहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता है। 120 जो है एक नॉर्मल उसकी वो होती है 120/mm ऑफ HG,
और डायस्टोलिक जब वो रिलैक्स कर देते हैं, जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर रहा होता है उस समय भी जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसको मैयर किससे करते हैं? इसको मैयर करने के लिए आजकल तो ये डिजिटल मशीन आ गई है, लेकिन पहले हमारा जो होता था, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मैयर करते थे वो होता था स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYGMO मैनोमीटर, MANOMETER। उसमें एक्चुअली क्या होता था, मरकरी होता था। जब ब्लड को प्रेशर करते थे तो मरकरी यूनिट बाय यूनिट जो है रेज होता था, तो इसलिए इसका जो यूनिट mmHg में, मिलीमीटर Hg मरकरी का जो है फॉर्मूला होता है, mmHg कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं 120/80। 80 इज अ डायस्टोलिक ऑफ mg। लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत डिपेंड करता है एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, आप किस समय कर रहे हो, आप क्या काम कर कर आ रहे हो, तो इस तरह की बातों के ऊपर। ओके, तो ये हमारा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है। अब हम ब्लड की ही सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं थोड़ा सा जल्दी ही लूंगी, और वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ज्यादा इज इट ओके? क्योंकि मैम हमारा, हाँ एक आप में क्वेश्चन क्वेश्चन है। पूछ लीजिए। हम चढ़ते हैं, जब हार्ट बीटिंग थोड़ा ज्यादा होता है, वॉकिंग करे तो, रनिंग करे तो भी ज्यादा होता है ना, जब हाँ क्या जी, हाँ प्रेशर जी, होता है क्या, वो हाँ। दबाने में प्रेशर होता है कि क्या जब है? जब आपको कोई काम करते हो तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, एनर्जी आपको ब्लड से ही चाहिए होती है। तो जब हाँ, आपको एनर्जी के लिए ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाता है, जब ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाता है तो हार्ट जो है ब्लड पंप तेजी से करने लग जाता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट एनर्जी वाया ब्लड। एक्चुअली में ये कारण है। ठीक है, तो सांस वही भी अपना तेजी से लेने लग ब्लड जाते हो कई बारी। हाँ ब्लड जी, ज्यादा तरह से प्यूरिफाई करके हमको भेजती है बाहर, जी है बिल्कुल। ना मैम? हाँ, ओके। क्योंकि ओके। एनर्जी जो है आपकी ब्लड से ही आती है, चाहे जब ऑक्सीजन, क्योंकि फास्ट चाहिए होती है ऑक्सीजन, ज्यादा चाहिए हो जाती है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पास होनी शुरू हो जाती है एनर्जी ज्यादा बनाने की वजह से भी। ठीक है ना, तो जब इसलिए बीपी ज्यादा नहीं बढ़ता मैम? नहीं, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्रेशर कि बीपी बीपी तेज का हो, प्रेशर लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता? पर जरूरी नहीं है, हो भी जाता है, ओके। स्लाइटली होगा। इसीलिए कभी भी बीपी चेक कराने के लिए आप सीढ़ियां चढ़ के या भाग भाग के नहीं आओगे, उस समय आपका हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, ओके। हाँ हाँ। ज्यादा मिलेगा। थ्रेडमिल में वॉकिंग करवाते हैं ना हाँ हाँ हाँ, हार्ट ठीक है चेकिंग के ना। लिए? एक बियरेबल प्रेशर सब लोग कर सकते हैं ना, तो इसीलिए वो देखते हैं। एक होता है कि अनबियरेबल होता है कि हार्ट उसके ऊपर ज्यादा, हार्ट इतना प्रेशर झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा ना, इस वजह से। मैम ये नॉर्मल वाला 120 एंड 140 होता है ना? हाँ जी, 120, 120/80। हाँ जी मैम। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम लेंगे, क्योंकि ब्लड जो है अभी हमने देखा जो हमारे ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो वो, और जो ब्लड सर्कुलेशन में भी हमने देखा हमारा लंग्स के ऊपर ही हमारे जो है जाते हैं, हमारा जो है ब्लड जाता है। तो वहां पर क्या काम होता है उसको हम देखते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, क्या होता है, इनहेलेशन सांस लेने का और सांस छोड़ने का। ये सांस लेना और छोड़ना क्या है, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे क्या है कि बॉडी के सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, या हमारी बॉडी के बैलेंस जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं उसकी जरूरत होती है। तो जितना भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होते हैं, जो एनर्जी की फॉर्म होती है। तो जो ऑक्सीजन जो होती है ये हम एनवायरनमेंट से जो है रिसीव करते हैं, तो इसको हमारी बॉडी के अंदर तक ले जाने का प्रोसेस में जो है रेस्पिरेशन मदद करता है। और जब उस प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है तो उसको बाहर छोड़ने में ही यही रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी मदद करते हैं। तो लंग्स जो है हमारी बॉडी के सेल्स को एनवायरनमेंट से हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं। दिस इज ओनली रूट जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो जो हम
एनवायरनमेंट के जो एयर को हम इनहेल करते हैं दैट इज इंस्पिरेशन, और हम जो बाहर निकालते हैं दैट इज एक्सपायरेशन और द एक्सलेशन। तो रेस्पिरेशन दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप समझेंगे, हाँ यहीं पे बताती हूँ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन इज नोन एज अ टिश्यू रेस्पिरेशन और द सिस्टमिक रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस? एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो आप जो गैस जो हमने इनहेल करी वो हमारे लंग्स तक जाती है, ठीक है। जो एयर हम करते हैं अपना हमारे पूरे जो लंग्स तक पहुंच जाती है और फिर वहीं से बाहर जाती है, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब आप एनवायरनमेंट से सीधा संपर्क यहीं पर होता है। लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स तक ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? तो लंग्स से फिर जो है हमारे ब्लड उसको कैरी करता है, और हमारे या एटमॉस्फेयर से जो हमारी ऑक्सीजन लंग्स तक आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन फ्रॉम द ब्लड टू द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो हमारी ऑक्सीजन हर एक सेल तक जो पहुंचती है, तो वो इंटरनली जो पहुंचती है ब्लड के माध्यम से पहुंचती है, दैट इज नोन एज अ इंटरनल रेस्पिरेशन। वहां पर भी हमारी जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है एक एक सेल का देकर आता है, और जो एक्सचेंज हमारे बॉडी के सेल्स के बीच में होता है वाया ब्लड इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, अब हम देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, हम क्या देखते हैं। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तरह से एक ट्यूब है जैसे कि हमारे उसमें थी, और उसी के माध्यम से जो है इनहेल करते हैं एयर, और वो हमारे लास्ट में जो हमारे इसके ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। तो इसको हम देखते हैं, नोज है हमारे, नोज से हम सांस जो लेते हैं, फिर नोज के पीछे हमारा पार्ट होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर हमारे गले में लैरिंग्स, और फिर नीचे जो श्वास नली होती है हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया दो हिस्सों में विभाजित होती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, फिर वो हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, फेफड़ों में ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट जो होता है वो होता है हमारा एल्वुलाई। ये दोनों फेफड़ों के अंदर हमारे इस तरह से सिचुएटेड होता है। डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा नोज का होता है। नोज जो है हमारी ये, उसके बाद जो हमारा नोज का आउटर पार्ट आप देख रही हो, लेकिन उसके अंदर एक गुफा होती है जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और यहाँ पे आप देखते हो कि दो छेद जो होते हैं, बीच में हमारी जो होती है सेप्टम होती है, और अंदर से पूरी ये एक ही होती है। और हमारी यहाँ पर जो बोन्स इसको बनाती है, वूमर बोन आगे की तरफ होती है, और ऊपर की तरफ हमारे इथेमॉइड बोन होती है। जो नाक हमारी बनी हुई होती है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई होती है ना। और इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर ये पूरी गुफा नामक होता है, और ये माउथ का जो है रूफ जो होती है कि माउथ के उससे बनी हुई होती है, और जो माउथ का रूफ होता है इसका फ्लोर बनाता है, और जो ऊपर जो हमारी यहाँ पर बोन्स होती हैं। और इसके बाद हमारा जो इसके अंदर जो है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। वहां पे क्या होता है कि हमारा म्यूकस सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होती हैं। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि क्यों जो भी हम सांस भरते हैं उसको ये नमी देता है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बना देते हैं। क्योंकि जो बाहर की हवा होती है वो ड्राई होती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हवा जानी चाहिए उसके अंदर ह्यूमिडिटी, नमी होनी चाहिए। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है हमारी नाक के अंदर, ये उस हवा को, उस एक तो बाहर की हवा ठंडी होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, उसको थोड़ी गर्म या वार्म कर देती है। फिल्टर भी होता है क्योंकि नाक के अंदर बाल होते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन भी हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है, ठीक है। धूल मिट्टी जो भी कण होती है यहाँ पे रुक भी जाते हैं, म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, और मॉइस्चर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये काफी जो है यहाँ पर नोज भी हमारा बहुत काम करती है, और साथ ही साथ ये स्मेल लेने में भी मदद करती है। हमारी नोज के अंदर हमारे बहुत ही सेंसरी जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो कि किसी भी स्मेल को रिसीव करने में मदद करती है।
ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे उसके बाद जो नाक के जो हमारे पीछे की तरफ का जो पार्ट होता है वो कहलाता है, हाँ ओके, नोज के अंदर हमारे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये फ्रंटल साइनस है, ठीक है। इसकी ओपनिंग भी हमारे नोज के कैविटी के अंदर ही होती है। ये साइनस दिख रहा है, 4 साइनसेस होती है हमारे, ये फ्रंटल बोन में होता है, फ्रंटल साइनस होता है, और हमारे ये बीच में जो होते हैं इथेमॉइडल साइनस होते हैं, और पीछे जो ये पीला वाला दिख रहा है इथेमॉइड स्पेनाइडल साइनस होता है, और एक हमारे चीक्स पे होता है मैक्सिलरी साइनस। इनकी ये एक तरह से खोखली गुफाएं होती हैं जिनकी एंडिंग्स जो होती है हमारी नेजल कैविटी में ही होती है। इन गुफाओं का भी काम यही होता है, ये एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। तो जो हमारा है सर, जो हमारी जो फेस जो है ना बहुत हल्का इसीलिए लगता है, एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करके रखती है। इनके अंदर भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। साथ ही साथ हमारे जो नाक के पास हमारे जो आंसुओं की ग्रंथियों की भी वहां पर प्रेजेंस होती है, कि जब हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है ओपनिंग होती है, तो इसलिए कई बार हमारे रोते हैं तो नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। नोज के बाद हमारा जो नेजल कैविटी के बाद का जो हमारा पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने देखा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो हमारे मुंह का भी पार्ट है, हमारे नोज का भी पार्ट है, और हमारे गले का भी पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स हमने पहले भी पढ़े थे। इसकी लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ये हमारे स्कल के बेस से लेकर हमारे 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ही जाता है, और ये हमारे नाक, मुंह और लैरिंग्स के पीछे एक्चुअली ये साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। और इसका जो होता है नोज का पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स है, मुंह का पार्ट हमने देखा था ओरोफेरिंग्स होता है, और हमारे फेरिंग्स के जो इसका बिल्कुल निचले का हिस्सा जो लैरिंग्स में जाके जुड़ता है वो हमारा होता है लैरिंजोफेरिंग्स वैसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी फेरिंग्स का क्या काम है, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। ये भी सीलिएटेड होती है, हवा को एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे भी अगर कोई पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको भी ये ट्रैप कर लेते हैं, और ये गले के नीचे जो है हमारी स्वेलिंग में भी मदद करती है। तो इसके लैरिंजोफेरिंग्स जो पार्ट होता है इसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक श्वास नली में जाती है और एक हमारी खाने की नली में जाती है। तो श्वास नली के तरफ जो जाती है यहाँ पर हमारा एपिग्लोटिस जो होता है एक कार्टिलेज होता है जिससे कि हमारा ट्रैकिया का ढक्कन प्रेजेंट होता है ताकि खाने के कण जो है उससे ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है फेरिंग्स का पार्ट है जो कि आगे कंटिन्यू होता है लैरिंग्स में। इसका मेन फंक्शन बता दिया। यहाँ पर भी वार्मिंग का है, ह्यूमिडिफिकेशन का है ना, प्रोटेक्शन का भी है। तो ये हमारे इस तरह के काम करती है। अब हम आते हैं लैरिंग्स पे। लैरिंग्स हमारे उससे नीचे का हिस्सा होता है जो कि हमारे गले में ही होता है, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारी जीभ, आप ये देखो जीभ का जो रूट होता है ना वो भी यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर या इस तरह से हमारे आती है, ठीक है, निचला हिस्सा जो होता है। तो ये हमारे मेनली लैरिंग्स जो है हम स्वर यंत्र के उसमें समझते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स यहीं पर ही होते हैं, और ऐसा हम इसको ग्लॉटिस भी बोलते हैं। और लैरिंग्स जो बेसिकली ये भी हमारे कार्टिलेजेस से ही जो है बना हुआ होता है, और ये हमारे आगे के जो है एयर जो है आगे यहीं से पास होती है, ठीक है। तो जो लैरिंग्स जो हमारा होता है ना आगे से देखो, जो बॉयज में स्पेशली दिखता है वो गले में आगे से फूला हुआ, इसलिए उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को मेन हम जो बोलते हैं जो श्वास नली, मेन हमारी श्वास नली यही होती है, और इसमें जो है हमारे इसको विंड पाइप जो कि इंग्लिश में हम बोलते हैं, ये हमारे लैरिंग से लेकर हमारे जो है पीछे अगर रीढ़ की हड्डी से हम करते हैं तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा तक होती है, और ये जो प्रेजेंट होती है ये हमारे कार्टिलेजेस इसके अंदर से बनी हुई होती है। कार्टिलेजेस से इसलिए बनी हुई होती है कि आपस में चिपके नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर
बहुत ज्यादा म्यूकस होती है तो चिपक के ना, तो इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज की ज्यादा वो रहती है, आपस में बिल्कुल भी यहाँ पर इनके बीच में कुछ भी चिपकन ना हो। तो यहाँ पर भी ये जो बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, और जो इसके कार्टिलेज होते हैं वो सी शेप के होते हैं, पीछे से जो ओपन होते हैं, आगे से जो है इस तरह से होते हैं। पीछे से ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे हमारी खाने की नली होती है, अगर ये कार्टिलेजेस उधर होंगे तो खाने की नली पर प्रेशर आएगा तो हमें खाने में दिक्कत होगी। तो ये सी शेप के होते हैं, और ये इसकी भी हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू अंदर होती है, और बेसिकली ये कार्टिलेजेस इसीलिए इस तरह से होते हैं कि कोई भी हमारे सांस जाने में कोई भी रुकावट ना आए। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर कोई भी हमारी नाक या फेरेंक्स लैरिंक्स से कोई भी धूल मिट्टी कण भी आ जाते तो इसको यहाँ पर फिर भी ट्रैप कर लेते हैं। ये भी फिर से हमारी हवा को नमी और उसको वार्म करने में सहायक होते हैं। अगर कोई धूल मिट्टी का कण आ भी जाता है तो हमें खांसी आती है, और हम उस खांसी के माध्यम से इसको, जो कि हमारा रिफ्लेक्स है, उससे हम बाहर निकालते हैं। अब ट्रैकिया जो है, यहाँ पर हमारी जो फिफ्थ जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा थी, वहां के पॉइंट पर आके ये हमारी दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये आप देख रहे होगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड जो डिवाइड होती है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? दो हिस्सों में जब बढ़ जाती है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जो कि हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग की तरफ जाती हैं। तो लेफ्ट ब्रोंकाई जो होती है वो लंबी होती है और पतली होती है, राइट वाली छोटी भी होती है और चौड़ी भी होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, राइट साइड है देखो मोटी है और इसकी लेंथ कम है, लेफ्ट वाली की लेंथ ज्यादा है और ये पतली है। ठीक है, और जहां से ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है ब्रोंकाई, उस एंट्री पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ये हाइलम शब्द हमने किडनी में भी पढ़ा था, किडनी में जहां से हमारा यूरेटर एंटर करता है ना, वहां पे भी उस पॉइंटर को हमने क्या कहा था? हाइलम। याद होगा अगर आपको। ओके, तो इसके बाद जो है हमारा, एक मिनट डिस्टरबेंस के लिए सॉरी सर मैम। हाँ जी, वो गले में घंटी जैसा रहता है ना, वो ऊपर लटका हुआ रहता है, वो इसको टच होता है क्या श्वास नलिका को? नहीं नहीं, वो वो अलग आला है होता क्या? है वो, नहीं नहीं, वहां तक नहीं रहता वो, अच्छा, वहां वहां तक तक नहीं नहीं रहता। रहता, नहीं। यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, ये रहा, बस ये रहा। नहीं दिख रहा मैम। हाँ इसमें ऐसे जितना क्लियर नहीं है, पर मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ये भी नहीं ना, है हाँ एग्जैक्टली इधर। ये भी नहीं होता, आगे की तरफ होता है, इन पिक्चर्स में नहीं है। ये तो ओके, सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ पर ही बीच में होता है वो हमारे गले में। हाँ पैलेट के बाजू में ही रहता है। ठीक है, गले की घंटी यानी क्या मैडम? वाला एक होता है, अगर आप गला आग करके देखोगे ना, जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स देखते हैं, तो बीच में एक आपका जो है तंतु सा जो लटका हुआ होता है, उसको पैलेट हम ना? बोलते हैं। हाँ, पैलेट, पैलेट। पैलेट नहीं होता, उसका नाम युआला होता है, यू वी यू वाला, UVULVA। उसको मराठी में पड़जीप बोलते हैं। हाँ, वो अपनी सबकी ओके भाषा में ओके अलग अलग ओके, होता हाँ है। हाँ ठीक है, हाँ। तो ब्रोंकाई बेसिकली हमने देखा, हम राइट और लेफ्ट का हमने देखा। तो राइट ब्रोंकाई जो हमारे लेफ्ट ब्रोंकाई से चौड़ा और छोटा होता है, और इसका जो ये तीन हमारा जब एंट्री करने के बाद जो है, इनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं। फिर ये, और इनके जो है ट्रैकिया का डायमीटर ज्यादा होता है, ब्रोंकाइज का कम होता है, ब्रोंकियोल्स का और कम हो जाता है, डायमीटर जो है थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है। तो ब्रोंकियोल्स जो होते हैं और शाखाओं में जो बढ़ जाते हैं, तो ये भी इनकी अलग अलग लेवल होता है, प्राइमरी, मिडल वन, टर्शरी, टर्मिनल। ठीक है, इस तरह से ये जब डिवाइड होते रहते हैं तो ये हमारे एंड होते हैं एल्वुलाई में। ये जो होता है हमारा एल्वुलाई, एल्वुलाई जो होते हैं एक तरह से हमारे जैसे हवा के गुब्बारे की तरह होते हैं, या जहाँ पे हवा भरती रहती है एंड में। ठीक है, जैसे अंगूर का गुच्छा देखा होगा आपने, है ना, इस तरह से ये हमारे पूरे फेफड़ों में जो भी हमारे ब्रोंकियल्स के हमारे यहाँ पर उनके साथ एंड होते हैं, इस तरह से गुच्छे के रूप में होते हैं।
और ये जो होते हैं इनसे क्या होता है, इतने पूरे इसमें फैले रहते हैं जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है हमारे लंग्स का। इससे हमारे जो गैस एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है। और इनके ऊपर जो एल्वुलाई होते हैं, इनकी जो झिल्ली होती है बहुत ही महीन होती है, बहुत ही महीन। और ये घेरे रहते हैं किससे? कैपिलरीज से, ब्लड की कैपिलरीज, मतलब आर्टरीज और वेन्स का जो एंड होता है, जहां पे ये नहीं पता चलता कि आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, सबसे एंड पार्ट जाल सा जो होता है ना, वहीं पे आर्टरी खत्म भी हो जाती है और वहीं से वेन शुरू भी हो जाती है, दैट इज अ कैपिलरी। तो कैपिलरी की भी झिल्ली जो होती है, एपिथेलियल लेयर जो होती है, बहुत ही पतली होती है, वहां से इजीली गैस आराम से बाहर निकल जाती है। और एल्वुलाई की भी जो लेयर इतनी पतली होती है, वहां से भी गैस आराम से बाहर निकल जाती है। अलगवाइज ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकियल से नहीं गैसेस बाहर निकल रही, एल्वुलाई से, क्योंकि इनकी जो लेयर बहुत पतली होती है और यहाँ पर कैपिलरीज की लेयर बहुत पतली होती है। ठीक है, बाकी किसी आर्टरी वेन से ऑक्सीजन कार्बन से बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ कैपिलरीज। यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है उसकी वजह से ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो अदला बदली होती है, ऑक्सीजन दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। ओके, और इसके इसमें पानी भी तो भर जाता है, बताते हैं कि लंग्स में पानी देखिए, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अलग कई तरह की हो गई हैं। हम सिर्फ अभी नॉर्मल चीजों की बात करेंगे, ठीक है? वो फिर बहुत टॉपिक भी वास्ट हो जाता है। डिजीज में जो आएगा वो आएगा, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, पस भी बढ़ जाता है, प्लूरिसी नाम की बीमारी होती है। और होती कहाँ है? फेफड़ों में जो पानी यूजुअली भर जाता है, तो कहते हैं बहुत तरह के, लेकिन वो रोग होते हैं। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना? नॉर्मली नहीं पानी कभी भी भरेगा, जब आपका नॉर्मल सिस्टम बिगड़ेगा तब होता है। तो ये जो एल्वुलाई पूरे भरे रहते हैं, ये हमारे फेफड़े जो हैं इनसे होते हैं। तब हमारे देखोगे हमारा राइट साइड का लंग हो गया और हमारे लेफ्ट साइड का लंग हो गया, ठीक है ना? ये थे दोनों हमारे लंग्स। अब हम लंग्स के बारे में देखेंगे। तो लंग्स को जो बीच का जो पार्ट जो उसको डिवाइड करता है, उसको हमको बोलते हैं मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम के बीच में से यहाँ पर हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस भी जा रही होती है ना? और हमारी जो अयोर्टा भी जा रही होती है, हमारा थाइमस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो जो दोनों लंग्स होते हैं हमारे, ये हमारी थोरेसिक कैविटी में दोनों साइड पे पाए जाते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इनका जो होता है एपेक्स होता है, जो पॉइंटेड पार्ट है ऊपर की तरफ, नीचे का जो है बेस होता है। और जो हमारा ये चारों तरफ हमारी पसलियों से घिरी हुई होती है, उसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। और बीच का जो हमारा जो होता है मीडियल सरफेस, जहाँ पे हमारे हार्ट वगैरह होता है, तो वो बीच का हिस्सा मीडियल सरफेस। ठीक है, तो बेस हमारा थोड़ा सा कनकेव होता है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम भी एक हमारी मसल है जो श्वास लेने में, फेफड़ों के अंदर हवा भराने में मदद करती है। ओके, तो हाइलम जो होता है, जहाँ पे हमारे ब्रोंकाई ने एंट्री करी थी, वहां पे हमारा सिर्फ ब्रोंकाई ही नहीं, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और हमारी नर्व्स भी अंदर बाहर जहां से जाती हैं। हम देख रहे हैं कि राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में हमारे सिर्फ 2। ऐसा क्यों? हार्ट है वहाँ। यस, वेरी गुड, बिकॉज हार्ट होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, तो उसकी जगह के लिए सिर्फ लेफ्ट में हमारे 2 ही लोब्स होते हैं। और जो लंग्स हमारे होते हैं, ये चारों तरफ जो होते हैं हमारे घिरे होते हैं किससे? एक मेम्ब्रेन से। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या बोला था हमने? याद है? पेरिकार्डियम, है ना? कई कई जगह पे हम देख रहे हो ना कि सबकी एक लेयर होती है, सबके अपने नाम होते हैं। पेरिकार्डियम, ये है हमारी प्लूरा। ठीक है, और लंग्स के अंदर हमने देखा था ऐसे छोटे 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 बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर हमारे एल्वेलाइज वगैरह से भरे हुए होते हैं। इस तरह से इसमें होता है। यहाँ की जो आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में होता है। यहाँ पे इन दोनों के नाम हमेशा उल्टे होंगे, आप ये देख लेना।
तो लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली भी होती है, एक लेयर होती है जो होती है प्लूरा, ठीक है, जो प्लूरा पूरे लंग्स को कवर करती है। और डबल लेयर होती है, एक बिल्कुल फेफड़ों से चिपकी हुई होती है और एक थोड़ी से गैप के बाद, मतलब या तो हम कहेंगे जो रिब्स के पास होती है, दोनों के बीच में गैप होता है और इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है जिसको कि हम जो बोलते, जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो होता है वो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड होता है। और उसी के अंदर जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस जो है हमारे प्लूरा, जो हमारे इसके अंदर जो लिक्विड होता है वहां पे इन्फेक्शन की वजह से हमारे ये जो लेयर होती है सूज जाती है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो वो जो आप कह रहे हो कई बारी इसकी वजह से प्लूरिसी में भी जो होते हैं पानी जो भरने की बात कहते हैं, तो लेकिन और भी कई तरह की होती है, इसलिए मैंने आपको कहा था। ओके, तो जो लंग्स है हमारे, लंग्स बेसिकली जैसे एक स्पंज के अंदर हम जो आप देखते हैं ना किचन में पानी भर जाता है, तो ऐसे ही एक तरह से स्पॉन्ज होते हैं जिसके अंदर हवा बहुत भर जाती है। और ये हमारे अभी मैंने बताया थोरेसिक कैविटी में होते हैं, हार्ट बीच में होता है, रफली कोन शेप का होता है, इनका वेट लगभग 1.3 kg का होता है, ठीक है। ये हमने बातें कर ली हैं। अब हम देखेंगे मसल्स जो हमारे रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। तीन मुख्यतः रूप से हमारी मसल्स जो हैं जो सांस लेने में मदद करती हैं, इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल मसल्स और डायफ्राम। एक्सटर्नल इसको भी ना एक्सटर्नल जो है इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी रब्स होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी जो पसलियों के बीच में मसल होती है 11 होती है, क्योंकि 12 है ना हमारी रिब्स, तो ऑब्वियसली एक कम हो जाएगी, तो 11 पेयर में होती हैं। और ये सांस लेते वक्त जो हमारे फेफड़े जो नीचे की तरफ आगे की तरफ जो पूरा फैलते हैं, वो इन्हीं की वजह से हमारे फैलते हैं। इसके दो होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, मतलब एक लेयर बाहर की तरफ होती है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होती है, और एक उससे अंदर की तरफ होती है, ऑब्लिक होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, इस तरह से। और फिर एक होती है हमारी इंपॉर्टेंट डायफ्राम, जो कि हमारे नीचे होती है, हमारे जैसे एक छतरी नुमा आकार में हमारे लंग्स के नीचे होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिफरेंशिएट भी करती है। और वो हमारे को पूरा जो है थोरेसिक प्रेशर पे, कैविटी पे प्रेशर क्रिएट करती है और हमारे को उसमें एयर भरने में, सांस लेने में आसानी करती है, ठीक है। तो जो हम सांस भरते हैं वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैस होती है। तो क्या क्या गैसेस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन, जो हम सांस भरते हैं उनमें क्या मिला हुआ होता है, नाइट्रोजन, कितने 79%, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 0.04%, और उसके साथ साथ वाटर वेपर्स और बहुत किस्म की गैसेस जो होती हैं, बहुत ही कम माइन्यूट उसमें। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जितनी नाइट्रोजन गई थी उतनी ही बाहर रह जाती है 79%, और ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है कितनी 16%, सिर्फ हमारी बॉडी में कितनी रही 5। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मात्रा में जाती है क्योंकि वो जब हमारे मेटाबॉलिज्म में फॉर्म हुई 4.5%। तो देखो हमारी ऑक्सीजन कितनी ही, हम कितनी मेहनत करते हैं, जाती सिर्फ कितनी है। और इसी के साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स और अन्य जो अल्प मात्रा की थी वो भी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हमने बोली थी। इंटरनल रेस्पिरेशन में अब हम क्या होता है कि जब लंग्स पे हमारा जो हवा पहुंच गई एल्वोलाई तक, वहां पर हमारे जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, है ना, वहां पे थी उनकी, मैंने बताया पतली, बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है, वहां पे ऑक्सीजन, वो सब दोनों गैसेस का प्रेशर की वजह से एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब पहले ज्यादा होती है तो अंदर चली जाती है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो बाहर की तरफ, इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है, प्लाज्मा में घुल जाती है, और फिर हमारा हीमोग्लोबिन से अटैच होकर आरबीसी के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और वहां से फिर हमारे पूरे एक एक सेल और टिश्यू तक जाती है, और फिर वहां पर उनको ऑक्सीजन दे देती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं। इस प्रोसेस को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सांस लेने की जो दर कितनी होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है हमारी
16 से 20, एडल्ट में, बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है 25 से 24। स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा श्वसन दर कुछ अधिक होती है। ज्यादा भाग दौड़ कर लोगे तो आपको ज्यादा ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उस समय आपको ज्यादा सप्लाई एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। जो भी शारीरिक श्रम करते हुए तो उस समय उनकी श्वसन दर बढ़ती है, क्योंकि उस समय आपके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए उस समय आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। जब आप रिलैक्स करते हो तो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे फेफड़ों में हम कितनी सांस ले सकते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है हवा भरने की? तो मेल्स में है हमारी 6 लीटर, 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर, और फीमेल्स में होती है 4200 मिलीलीटर या 4.2 लीटर। ठीक है, ये हमारी फेफड़ों के अंदर इतनी हवा भरने की क्षमता होती है। हिचकी कब आती है? जब अचानक से डायफ्राम जो है अचानक से सिकुड़ जाता है। कई बार हम सांस लेते हैं, अचानक से सिकुड़ जाता है, तो हवा एकदम से इतनी तेजी से, शीघ्रता से जाती है, तो एपिग्लॉटिस जो है झटके से बंद हो जाता है, क्योंकि उसको एकदम झटके से। तो क्या होता है, जब एपिग्लॉटिस हमारा झटके से बंद होता है तो वहां पर उसकी वजह से हिचकी आनी शुरू हो जाती है, वो वहां पर टैप कर रहा होता है, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। स्नोरिंग में भी क्या होता है, जो हमारा कोमल तंतु जो होता है, जो लटका, जो इसकी बात करते हैं, निद्रा के दौरान जब गले की जो हमारी जितनी भी मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट था वहां पर वो बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जब हवा जा रही होती है वो थोड़ा सा वहां पर जो है स्नोरिंग क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट की। सबसे उसमें अगर हम रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करेंगे तो वो है हमारा एल्वोलाई। ठीक है, सबसे छोटा हमारा ये इकाई है। तो ब्रोंक्यूल्स भी हैं और हमारा इकाई भी है। ब्रोंक्यूल्स भी हमारे यहाँ पे जब टर्मिनल ब्रोंकाई, क्योंकि बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होते 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 जो अंतिम जो ब्रोंकाई है, जिसको टर्मिनल ब्रोंकाई बोलते हैं, उसके साथ ही हमारे एल्वोलाई है। ये हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैस करने का सबसे छोटी इकाई है। यहाँ की मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, जिनसे कि आसानी से जो आपके एल्वोलाई और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंज हो जाता है। तो हमने देखा जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है पूरी, उसके क्या फंक्शंस थे? गैस एक्सचेंज करने का, ये वार्मिंग भी करती थी, है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करती थी, जो भी हवा जा रही है उसको नमी भी, उसको ह्यूमिड जो है वो भी करती थी। एयर जो उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया, इसका मॉइस्चर भी दिया। जो नाक के अंदर हमारे सेंसरी था स्मेल का, वो भी इसके काम होता है। बोलने का काम है, जो वोकल कॉर्ड्स हमारे प्रेजेंट थे हमारे गले में। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसे होता है, उनको वहां पर रोकती है अंदर जाने से, और साथ ही साथ अगर कोई अंदर घुसता है तो छींको और खांसी के माध्यम से बाहर भी निकाल देती है। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह से करती हैं। जो हमारे पानी, ये जो टेम्परेचर और वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग है, ये हमारे बॉडी के अंदर के भी टेम्परेचर को, वाटर को बैलेंस भी करती हैं, और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी का भी जो एसिड और बेस का जो बैलेंस है, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो एसिडिक का होने लग जाएगा, तो उसको भी पीएच को मेंटेन करती हैं। और साथ ही साथ वहां पर हमारे फेरिंग्स में जो स्वेलिंग का भी प्रोसेस वो करती हैं। तो हमने देखा था जो लंग्स के बाहर हमारी प्लूरल जो थी कवरिंग थी, प्लूरल कैविटी थी, उसके अंदर हमारा प्लूरल फ्लूइड भी था। विसरल प्लूरल मैंने बताया था जो लंग्स के साथ अटैच होता है, जो दूर वाला था वो पेराइटल प्लूरा था। और इसके अंदर जो हमारे लोब्स होते हैं, 3 थे राइट साइड पर और 2 थे लेफ्ट साइड पर। तो जो लोब्स को जो डिस्टिंग्विश करती हैं, लाइन जो करती हैं, जो राइट साइड पे होती है एक हॉरिजॉन्टल फिशर होती है, जो कि अपर लोब और मिडल लोब को डिस्टिंग्विश करती है, और एक तिरछी होती है ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट लो लंग में सिर्फ ऑब्लिक ही होता है, जो कि दोनों लंग्स को डिफरेंशिएट करता है। ये जो इसके अंदर जो हमारा प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, इससे क्या होता है कि दोनों जो लेयर्स आपस में चिपकती नहीं, कोई झटका चोट वोट भी होती है तो इससे भी हमारे इंजरी से बचाती है। फ्रिक्शन नहीं होने देती, जो प्रेशर एक अपना मेंटेन रहता है, ताकि हमारे फेफड़े जो है आराम से जो फैले और सिकुड़े, तो उनके आपस में वो कोलैप्स ना करें। ठीक है,
तो ये हमने देखा था ब्रोंकियल ट्री, जो हमारी जो ब्रोंकियल जो शाखाएं जो विभाजित होती रहती हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया से पहले हमारा मेनली प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हमारी छोटी जो यहाँ पे आप देखोगे 2 शाखाओं में, यहाँ पर 3 शाखाओं में होती हैं। तो फिर हमारी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद हमारी जो है 2 में विभाजित हो जाती हैं, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ये मल्टीपल हमारी जो विभाजित होती चली जाती है ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स में भी हमारी छोटी 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 लेवल तक जाती है, जो कि हमारे हर लोब तक, हर एंड तक जाती है, और सबसे एंड में हमारी पहुंचती है ये हमारे एल्वेलाई तक। ठीक है, तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री है। अब इसके ब्लड सप्लाई और फंक्शन के बारे में अभी समय है हमारे पास, क्या मैं 10 मिनट और ले लूं आज आपके? आपकी कोई क्लास तो नहीं है? मैम इसके पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, अभी क्योंकि अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा ही है, तो ये आपको अभी समझ आ जाएगा। पहले सब, इसके पहले मैम, इसके पहले और एक, इसके पहले एक। मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर लूंगी, ठीक है, आप चिंता मत करिए। ओके। तो ये ब्लड सप्लाई और फंक्शन की जो हम बात करते हैं, तो जो हमारा हमने देखा था जब हमारा हार्ट के ऊपर हमने बात करी थी, हमारा जो हार्ट जो पूरी बॉडी को जो सप्लाई करता है आयोटा के माध्यम से, फिर वेना केवा के माध्यम से वापस आता है, ये हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। हर बॉडी के सिस्टम को वो देता है, लिवर को देता है, किडनी को देता है, स्टमक को देता है ना, ये हमारा पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन बनता है। और एक सिस्टम अलग ही था जो कि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को साफ होने के लिए लंग्स को देता है। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है? लंग्स को देता है, और वहां से साफ होके हमारा वापस आता है। तो ये हमारा पार्ट होता है, ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो 2 तरह के सर्कुलेशन हमने जब देखे थे, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा हार्ट से जो ब्लड आता है, वो आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो आता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। वहां पर फिर हमारे एल्वेलाई में ये पहुंचता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ऑक्सीजन जो है ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देता है, और लंग्स उसको बाहर जो है एक्सेल करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो इनहेलेशन के टाइम लिया होता है, ये हमारा पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे बॉडी हार्ट के पास आता है, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट एट्रियम पे, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा से उसे पूरे बॉडी को दे देता है। ठीक है, तो ये गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी नेसेसरी। तो अब ये जो अंदर का जो आयोटा से जो ब्लड ये जो अंदर गया है, ये हमारा क्या हुआ, ये या लंग से ये पूरा सर्कुलेशन जो है, ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहलाता है। ओके, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो जाता है? जब हायर प्रेशर वाला लो प्रेशर की तरफ से एक्सचेंज अपने आप हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इनका खुद का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। तो वहां पर वो जो ज्यादा वाला जो है वो बाहर चला जाता है, कम वाला अंदर आ जाता है। ऐसे ही एल्वोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो ये इस तरह से इनका प्रेशर जो है पूरा डिस्पर्स हो जाता है, ले लेता है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो थी हमारी, वो थी हमारी एल्वुलस की जो थी, है ना, एल्वुलाई को जो थी। तो एल्वुलस की एपिथेलियल और हमारी कैपिलरी की एपिथेलियल, इन दोनों के उसमें जो यहाँ पे डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है दोनों गैसेस के बीच में, यहाँ पर दो गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। दोनों मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, दोनों ही जो एपिथेलियल या एल्वेलाई की, वहां पे दोनों गैसेस का, जैसे यहाँ पर है आप देख रहे होगे, ऑक्सीजन जो है ज्यादा थी एल्वेलाई में, तो वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो वो एल्वेलाई की तरफ आ गया। दिस इज अ डिफ्यूजन, दिस इज अ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों के गैसेस का जो प्रेशर अलग अलग होता है। तो जो ज्यादा प्रेशर वाली बाहर, और कम प्रेशर वाली कम प्रेशर वाली जो है अलग अलग हो जाती है। मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो उधर आ जाएगी कम वाली की साइड पर, और यहाँ पर एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी तो वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन
ब्लड में आ गई और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी चली गई। इस तरह से ये फिर ब्लड वापस चला जाता है। यहाँ पर ये एयर में देखोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, थोड़ी बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन बाहर आ गई, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड थी। फिर जब सेल के पास आई, सेल को उसने देखा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ऑक्सीजन अंदर चली गई। फिर यहाँ पे जब आई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ गई। तो ये दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, जो हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से ये पूरा हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर का जो होता है तभी उसी की वजह से हम अपनी नाक से सांस ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे एल्वोलाई के अंदर प्रेशर अलग होता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर अलग होता है, हमारे सेल्स के अंदर अलग होता है। तो ये पूरा इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये पूरा उसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है हमेशा ही जाएगी, जिसका भी कम होता है। अब लंग्स की कैपेसिटी को जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं LFT कह देते हैं, या PFT होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट। LFT यूजुअली हम लिवर फंक्शन टेस्ट को कह देते हैं, तो PFT बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। इसमें ना बॉल्स होती हैं, रंगीन बॉल्स होती हैं, और फूंक मारी जाती है और देखा जाता है। पहली बॉल तो अच्छे से उड़ने लग जाती है, तीसरी वाली बॉल तक हवा नहीं जाती, कुछ कुछ इस तरह से होता है। तो वो हमारे स्पायरोमीटर से हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी देख पाते हैं कि हमारा कितनी मात्रा से जो है श्वास को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अंदर या बाहर का जो है। और लंग्स के अंदर भी हमारी हमेशा हवा रहती है, कभी भी लंग्स खाली नहीं रहते हैं, नहीं तो चिपक जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, हमेशा थोड़ी बहुत हवा रहती है। तो कब कहाँ पे कितनी हवा रहती है उसके अलग अलग यहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी को जानने के लिए होता है। एक होती है टाइडल वॉल्यूम जो कि TB है, एक होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेजिडुअल वॉल्यूम। इनसे हम लंग्स की कैपेसिटी को अच्छे से जानते हैं। कई बार जिनको भी लंग्स की प्रॉब्लम होती है इसमें भी ये मदद करती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जब नॉर्मली अभी हम सांस ले रहे हैं, सामान्य रूप पर जो भी हम सामान्य रूप से श्वास अंदर और बाहर लेते हैं वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, और वो लगभग हमारी 500 ml लेते हैं। मैंने अभी सांस ली और सांस छोड़ी, तो ये मेरी जो है टाइडल वॉल्यूम जो होती है ये 500 ml। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि उसमें से भी सिर्फ 150 ml तो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रह जाती है, जो एक्चुअल में एल्वोलाई तक पहुंचती है वो मात्र 350 ml ही रह जाती है। तो एक ब्रेथ में जितनी हवा लंग्स में अंदर और बाहर आती है वह टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होते हैं कि एक बार नॉर्मल एयर लेने के बाद आप और तेजी से श्वास भरते हो, एक सामान्य श्वास लेने के बाद कितनी अधिक मात्रा में श्वास को आप अंदर लेते हो फोर्सफुली, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो हो जाती है लगभग 3300 ml। आपने सांस भरी, फिर और तेजी से आप वो ले लेते हो, वो हो गई 3300 ml। अब यही है एक्सपायरेटरी में, इसमें सामान्य श्वास निकालने के बाद आप जबरदस्ती और कितनी श्वास बाहर निकालते हो, वो है आपकी 1000 ml या 1 लीटर। ओके, अब रेजिडुअल वॉल्यूम में है कि आप जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरियंस, रेजिडुअल आप अपने ये सारी सांस बाहर निकालने के बाद भी कितनी रह गई, वो कितनी हो गई 1200। आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स के अंदर कितनी भी एयर रह जाती है वो रह गई आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब ये हमेशा हमारे फेफड़ों में रहती ही है इतनी हवा। हम कितनी श्वास बाहर निकाल दे फिर भी कुछ वायु फेफड़ों में रह जाएगी, नहीं तो फेफड़े आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम वॉल्यूम्स को कंबाइन करके हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को निकालते हैं, तो वो स्टैटिक लंग कैपेसिटी कहलाते हैं। जैसे कि है, अब हम टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, कि मतलब हमारे फेफड़ों में हवा भी रह गई, मैंने बहुत ज्यादा हवा भी भर ली, नॉर्मल भी हवा ले रही हूँ, तो उसको जानने के लिए टोटल लंग कैपेसिटी में ये फॉर्मूले होते हैं। TLC जो हो गया, TB टाइडल वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मली हम ले रहे थे 500, एक्सपायरेटरी मैंने बहुत तेजी से और एक्स्ट्रा लिया वो ये हो गया, और मैंने बाहर निकाल दी
वो ये हो गई, और उसके बाद भी जो रह गई इस तरह से, तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी लगभग हमारी 6 लीटर के तकरीबन रह जाती है। ओके, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। जब आपने बहुत ही गहरा लंबा श्वास भरा, उसके बाद निकालने, बहुत ज्यादा बाहर निकालने के बाद भी कौन सी भर जाती है, तो वो आपकी वीसी कहलाती है। वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, जो आपकी फेफड़ों में एक तरह से जितनी भी हवा जाती है और आती है, ये हमारी, कैसे हम इसको करेंगे, आईआरवी, ईआरवी और टीवी, इन तीनों को मिला के ये हमारे 4800 ml। अधिक से अधिक श्वास अंदर लेने के बाद भी, अधिक से अधिक बाहर छोड़ने के बाद भी ये वाइटल कैपेसिटी हमारी होती है। ठीक है, ओके। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये थोड़ा सा आप इनको करोगे तो फिर हो जाएंगे। तो इंस्पायरेटरी आपने मैक्सिमम कितनी हवा भर ली? वो थी आपकी टाइडल वॉल्यूम, आपने भरी थी 500, और उसके बाद और आपने भरी, वो थी 3300, तो टोटल हो गई आपकी 3800। फंक्शनल रेजिडुअल जो थी हमारी, आपने जो थी फेफड़ों में, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितनी रह गई आपकी ईआरवी थी 1000, रेजिडुअल हो गई थी 1200, तो कितनी आपने निकाली? ये आ गई 2200 ml। इसके बाद लास्ट जो है हमारा, कि हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया है, तो हमारे फेफड़े नॉर्मल काम करते हैं, हवा का अंदर आना, हवा का बाहर लेके जाना, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन, नॉर्मल फिनोमिना है। तो ये वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कमरे में भी खिड़की दरवाजे होते हैं ना, कि वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा अंदर से बाहर आती रहे और घूमती रहे पूरे उसमें खिड़की दरवाजों के। तो यही होता है मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लंग्स वाया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन जब हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं तो हम आर्टिफिशियल मेथड्स की यूज करते हैं, तो वो मशीन हम यूज करते हैं, उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। तो उसके माध्यम से फिर हमारे जो भी हम सांस अंदर ली जाती है और फेफड़ों से फिर बाहर जो है निकाली जाती है। ठीक है, इस मशीन को मुंह पे एक मास्क लगा दिया जाता है, फेफड़ों तक लंग्स वो जाती है और फिर बाहर उस तरह से निकाला जाता है। तो ये नेचुरल वेंटिलेशन है, जैसे कि हमने सांस भरी और सांस बाहर निकल भी गई, तो वो हमारा वेंटिलेटर वाला है। ठीक है, आज आपका समय मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, तो अभी किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें जितनी क्वांटिटी बताई है, लेकिन